सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा CX बॉन्ड जो यहां पर बन रहा है किस किस की वजह से। यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चेक करते हैं यहां पर जो CX बॉन्ड, X का मतलब क्या है। देखिए यहां पर C का मतलब तो कार्बन हो गया ना, ये तो आपको पता ही है। C माने कार्बन, ठीक है, और X माने यहां पर क्या है, हेलोजन। अब जिसको पता नहीं वो ध्यान से इसको देखेगा कि यहाँ पर जो हेलोजन होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैं लिख देता हूँ, हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जिसको पता नहीं है मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंस होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट bonded electron towards it, bonded electrons towards it, ठीक है, towards it। bonded electron को अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये पावर नॉन मेटल में, स्पेशली ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें ये पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 में है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया सबको समझ में। सो यहां पर फ्लोरीन को तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होता है। और वो कितना होता है, 4, ठीक है। दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट और ये सारी चीजें आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, क्लियर होता है सब लोगों को। सो जरा ध्यान से इसको देखो। इसका मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर बहुत अच्छी खासी होती है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर जो बॉन्ड आपने क्रिएट किया वो किस किस के बीच में है। यहां पर बॉन्ड आपने क्रिएट किया है कार्बन और हेलोजेंस के बीच में। ध्यान से इसको देखिएगा, कार्बन एंड हेलोजेंस के बीच में हमने यहां पर बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक है, जो बॉन्ड यहां पे बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर हम जानते हैं कि ये हेलोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली टुवर्ड्स हेलोजन शिफ्ट होंगे। इस स्लाइड शिफ्टिंग की वजह से इस एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, और ये सी के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहां पर जरा गौर से चेक करिएगा कि यहां पर जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब जरा सोचिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ही ये यहां पर जो चार्ज पैदा हो रहा है Q की वैल्यू वो ज्यादा होगी। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझा रहा हूं। हालांकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसको पार्शियल नेगेटिव को -1 ले लेते हैं और पार्शियल पॉजिटिव को +1 ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉपर अगर कैलकुलेशन करें तो यहां पर कितना चार्ज पैदा होगा, ठीक है, यहां पर कितना चार्ज पैदा होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एक्स की, चार्ज नेगेटिव उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही जनरेट होगा। सबको समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर ये जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। इस चीज को समझिएगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, और क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हो जाता है तो यहां पर डाइपोल जनरेट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, डाइपोल का मतलब डाइपोल, दो पोल कौन से, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दो पोल हमें जनरेट होते दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हो चुका है। और ये पोलर क्यों हुआ है, क्योंकि एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन और इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ चुका है। सबको समझ में आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये निकला कि CX बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है जिसकी वजह से यहां पे डाइपोल जनरेट हो रहे हैं। डाइपोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब मजेदार बात पर चलते हैं। देखिए यहां पर X कुछ भी हो सकता है, X में बी फ्लोरीन, X में बी क्लोरीन, X में बी ब्रोमीन एंड X में बी आयोडीन। यस और नो। अब हमें यह तो पता है कि यहां पर साइज जो होती है फ्लोरीन की सबसे छोटी होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन।
सबको समझ में आ गया? तो मैं यहां पर पिक्टोरियली दिखाता हूं कि ये बॉन्ड कैसे हैं। आपने इस तरफ तो कार्बन ही लगा रखा है, तो मैं मान लेता हूं जी ये कार्बन का एटम है, लेकिन फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो कार्बन टू फ्लोरीन कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जरा ध्यान से उसको देखिए। कार्बन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड आपके पास है वो कुछ ऐसा है। देखिए फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो देखिए ये हुआ, मान लेते हैं हम लोग फ्लोरीन। ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि यहां कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इनके ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली ये तो मैंने कार्बन मान लिया है जी, और ये फ्लोरीन मान लिया है, और फ्लोरीन साइड में सबसे छोटा होता है। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम निकालते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जी इतनी, इस चीज को चेक करिएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इतनी। सबको क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से इसको देखें, आगे चलें तो कार्बन तो सेम ही है, कार्बन में तो फर्क आएगा नहीं, तो उसका एटम तो यही रहेगा, लेकिन आगे है क्लोरीन, तो फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ गए तो क्लोरीन का साइज थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा होता है। ये देखिए, तो यहां पर एक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई, यस और नो, इंक्रीज हो गई। सबको मालूम पड़ा? एक आइडिया दे रहा हूं। तो यहां पर ये हुआ कार्बन, जबकि ये हो गया हमारा क्लोरीन। नीचे जाएंगे तो थोड़ी और बढ़ गई, कार्बन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ब्रोमीन की साइज थोड़ी और बढ़ गई। ये देखिए, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया। ध्यान से उसको चेक करिएगा। ठीक है, डिस्टेंस है बेसिकली न्यूक्लियस के बीच का, वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया, यानी कि बॉन्ड का लेंथ और बढ़ गया। यस और नो? आया सबको समझ में? और आयोडीन की बात करें तो देखिए कार्बन तो वैसा ही है, लेकिन यहां पर आयोडीन का साइज और बड़ा है। ये देखिए, तो इसका मतलब बॉन्ड का लेंथ और बढ़ गया। ध्यान से इसको देखिएगा। तो बेसिकली यहां हो कुछ ये रहा है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ की जो बात हो रही है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। तो अगर कोई कहे आपसे, मैं इसी तरफ बता दे रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर कोई बोले आप लोगों को लगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ तो बहुत ही आसान है। सबसे छोटा कौन होगा? CF, उससे बड़ा कौन होगा? CCl, उससे बड़ा कौन होगा? CBr, और उस सबसे बड़ा कौन होगा? CI। ये देखिए, यहां पर कार्बन टू आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ा होगा, और यहां पर कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा होगा। वो हमें दिखाई भी दे रहा है। सबको समझ में आ गया? अब मजेदार बात, यहां पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपने लगा दिया है ना सबने। उसके बाद आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए इंग्लिश है, शब्दों को पकड़िए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, यही सवाल है। तो देखिए, जितना छोटा बॉन्ड उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। कोई चीज छोटी है तो उसको तोड़ने में तकलीफ होती है, आपने कभी सोचा है? अब देखिए, ये चौक काफी बड़ा है, सबको समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं कहूं छोटे से चौक को तोड़ो, आप खुद से महसूस करके देखो। आप एक बड़ा चौक लो और एक इतना छोटा सा चौक लेना, इतना सा टुकड़ा, मैं आपको बोलूं इसको तोड़ो, तो बड़े को तो तोड़ना बहुत आसान है, मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगा और ये टूट जाएगा। लेकिन छोटे चौक को तोड़ना आसान है क्या? नहीं, छोटे चौक को तोड़ना आसान नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बॉन्ड का लेंथ कम होता है तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। सबको समझ में आ गया? तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का इनवर्स यानी कि उल्टा यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा। खुद से आप लेके देखिए, एक छोटी चीज लीजिए, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, एज कंपेयर टू बड़ी चीज ली उसको तोड़ना आसान होगा। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर अगर कोई पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताइए, तो बहुत आसान है, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर लिखना है आपको। सबसे आसानी से कौन टूटेगा? CI बॉन्ड, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सबसे आसानी से टूटेगा। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? CBr की, उसके बाद CCl की, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी होगी? CF की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होगा एज बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। क्लियर हो गया? इसके कंपैरिजन में उसका ऑर्डर जो होगा बेसिकली जस्ट अपोजिट होगा। सबको क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए गाइस, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है और वो है डाइपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट,
यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसका ऑर्डर क्या है वो पूछा जा सकता है। पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हो कुछ यूं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है जिसकी वजह से यहां डाइपोल जनरेट हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी यानी कि ये डाइपोल की पोलैरिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका ऑर्डर आपको बताना है, क्योंकि यहां पर हर बार एक्सचेंज हो रहा है। अब जरा चेक करिएगा, सबसे पहले तो डाइपोल मूवमेंट निकालते कैसे हैं उस पे इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा। सबको समझ में आता है। देखिए डाइपोल मूवमेंट जिसको नहीं पता उसको म्यू से लिखा जाता है, और वो किस तरह से निकाला जाता है, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। यहां पर चार्ज इनटू डिस्टेंस को, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये जो आपके पास चार्ज पैदा हो रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है और यहां पर चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। इस तरह से हम लोग डाइपोल मूवमेंट को निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां पर जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सबको समझ में आता है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस डाइपोल के बीच में बढ़ रहा है। एक तो बात क्लियर है। दूसरा है चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है। और आप बताइए कि चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा था, फैक्टर को देखिएगा। चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो भी ज्यादा होगा। तो अब जरा बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। अब मजे की बात पर आते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां बॉन्ड नंबर 1 में यानी कि CF के बीच में जो बॉन्ड है वहां पर डिस्टेंस कम है, यानी कि डिस्टेंस तो है लो, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई। इस चीज को समझिएगा, डिस्टेंस लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऊपर से नीचे जाओगे तो डिस्टेंस तो बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटने लगती है। मजे की बात, एक फैक्टर बढ़ रहा है दूसरा फैक्टर घट रहा है। अब यहां पर डोमिनेंस को चेक करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक करेगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो CF का सबसे ज्यादा होना चाहिए, और ऊपर से नीचे जाने पर बेसिकली डाइपोल मूवमेंट जो है वो घटने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। जरा चेक करिए, यहां पर जो डिस्टेंस होती है ना वो यानी कि बहुत ही कम होती है, वो पिकोमीटर में ली जाती है। पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12। ये बहुत ही कम यहां पर लेंथ, आप खुद ही सोचिए, एटम तो वैसे ही बहुत छोटा होता है और दो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, ये तो जानते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस का फैक्टर है ना वो इतना डोमिनेटिंग नहीं है। इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस का फैक्टर इतना मायने नहीं रखता है जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर मायने रखता है। तो अब जरा ध्यान से इसको चेक करेगा। वैसे जो डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है बेसिकली वो पिकोमीटर में विच इज वेरी लेस, तो यहां पर डिस्टेंस का कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इस बॉन्ड का जो यहां पर बॉन्ड लेंथ है ना वो बुक में अप्रोक्सीमेटली, वैसे आपको डेटा याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, 139 पिकोमीटर के करीब है। ठीक है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको सोचने और समझने के लिए ही बस। वहां पर 139 पिकोमीटर इस बॉन्ड का लेंथ है, जबकि अगर आप CCl की बॉन्ड का लेंथ का यहां पर बात करें तो 157 अराउंड है पिकोमीटर में। अब जरा चेक करिएगा यहां पे, तो 139 पिकोमीटर और 157 पिकोमीटर आपको लग रहा होगा यहां पर तो डिफरेंस अच्छा खासा है, लेकिन ये पिको है। पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है। अब जरा सोचिए 10⁻⁻12, थोड़ी सी अकल लगाइए, 0.0000, यहां पर आप 90 के बाद ये नंबर लिखेंगे तो ये नंबरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इस चीज को समझें। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना वो इतना डोमिनेटिंग नहीं होता है ऊपर से नीचे जाने पर जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तो सीधी एक नंबर है, इट्स 4। आप खुद ही सोचिए, तो यहां डिस्टेंस का फैक्टर जो है इतना डोमिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑर्डर यही होना चाहिए था, तो ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा। कैसा होना चाहिए था कि CF का सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद CCl और उसके बाद CBr और सबसे लास्ट में आने चाहिए था CI। क्लियर होता है सब लोगों को? ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है।
इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं शब्दों को ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जरा चेक करें, डायपोल मूवमेंट डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं रहता ऊपर से ज्यादा, ऊपर से नीचे। ये इसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये सभी ग्रुप की बात हो रही है। डिस्टेंस का फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं है क्योंकि डिस्टेंस यहां पर पिकोमीटर में होती है, विच इज वेरी लेस। आया सबको समझ में? तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा मैग्नेटिक ये जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। आया सबको समझ में? मजे की बात, जरा ध्यान से उसको देखेगा, अगर इस हिसाब से हम ऑर्डर लगाएं तो ऑर्डर होना चाहिए CF का सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट, फिर CCL का, फिर CBR का, फिर CI का। क्लियर होता है? इस तरह से डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो मैं यहां कहता हूं एक्सेप्शन है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जो एक्सेप्शन है सवाल तो उसी पे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा। यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि एक्चुअली बाकी सब तो ठीक है, इन दोनों में फ्लिपिंग है। मतलब एक्चुअल में अगर आप बुक में देखें, आप खुद से जाके देख लीजिएगा, कार्बन टू क्लोरीन इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया था। एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। देखिए आपको पता है, आप एक बात जरा बताइए, आप जरा पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना वो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है कि क्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये यहां पे भी एक्सेप्शन है। और पता है फ्लोरीन और क्लोरीन को लेके बहुत जगह पे एक्सेप्शन है, और इसलिए आपको कहूंगा फ्लोरीन और क्लोरीन के केसेस को ध्यान से देखा करो। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कार्बन टू क्लोरीन यहां पर डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है सभी में से। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन टू फ्लोरीन, उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन टू ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में कार्बन टू आयोडीन है। अपनी बुक में चेक कर लीजिए, एक्चुअली यह ऑर्डर बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पीछे का एक थ्योरेटिकल लॉजिक भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? हालांकि आपके बुक्स में मेंशन नहीं है, आप एनसीईआरटी खोलिए, आपकी एनसीईआरटी इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है उसको खोल लीजिए, वहां पर लॉजिक नहीं दिया है लेकिन इनके डेटा दिए हैं। इनके डाइपोल मूवमेंट का डेटा चेक कर लीजिएगा, कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, और फिर कार्बन टू आयोडीन। और याद रखिएगा जहां एक्सेप्शन आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं अब इसको समझा रहा हूं थ्योरेटिकली ये कैसे हुआ। ठीक है, हालांकि लॉजिक कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जहां पर चीजें एक्सेप्शन हो जाती हैं, एक्सेप्शनल हो जाती हैं, उस चीज को समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। सबको समझ में आ गया? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमसे यहां पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से डाइपोल जनरेट हो रहा है, और यहां पर इस डाइपोल का स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, और डाइपोल की स्ट्रेंथ को डाइपोल मूवमेंट से दिखाया जाता है, और डाइपोल मूवमेंट लिखा जाता है दैट इज Q, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सबको समझ में आ गया? इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और यहां पर एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का। सबको समझ में आ गया? मजे की बात। ऊपर से नीचे जाते हैं डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन डिस्टेंस वाला फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो वैसी बहुत छोटी है। आप खुद से दिमाग लगाओ कि एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो छोटा होगा ही ना, ये पिकोमीटर में लिया जाता है, क्योंकि एटम खुद ही बहुत छोटा होता है। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाउ लुक एट इट, चार्ज डिपेंड करता है सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब चार्ज भी ज्यादा होगा। मजे की बात, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप बुक खोल के देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नंबर, और आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो इसका मतलब फैक्टर जो होगा डोमिनेटिंग वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और होता भी जनरली ऐसा ही है।
ठीक है, वो गलत नहीं है। ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर डायपोल मूवमेंट भी घटना चाहिए। सबको समझ में आ गया? इसका हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू क्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन और फिर कार्बन टू आयोडीन होना चाहिए। सबको समझ में आता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर एक्सेप्शन बन गया। कहां पर? कार्बन टू क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है और ये एक्सेप्शन पर आ गया। सबको समझ में आता है? कार्बन टू क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, फिर कार्बन टू आयोडीन। एक और मजेदार बात बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जरा इसको समझ ले कि ये हुआ कैसे। अब जरा ध्यान से इसको समझेगा कि ये हुआ कैसे। तो देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां से यहां में, दोबारा ध्यान से इसको देखिएगा, यहां से यहां में डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है, ध्यान से इसको चेक करिएगा, डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज को चेक करिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा कि इसका ज्यादा होता है, थ्योरेटिकली उसको कैसे समझाएंगे? देखिए यहां पर दो फैक्टर हैं, एक Q और एक D। तो यहां पर अगर फ्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर यहां पर कौन सा काउंट हो गया? डिस्टेंस वाला। क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और हम ध्यान से इसको देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की, कार्बन टू क्लोरीन। तो मैं कहूंगा आपसे, जरा ध्यान से इसको देखो, अगर यहां पर फ्लिपिंग हुई है, इसका मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर थोड़ा डोमिनेटिंग हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज को समझिएगा। सबको समझ में आ गया? ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा भी अच्छा खासा चेंज होता है। समझ में आ गया सब लोगों को? तो यहां पर जो डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया इन दोनों के अंदर, तो यहां पर डिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है, यहां पर डिस्टेंस जो है डायपोल, यहां पर डायपोल जनरेट हो रहा है उसमें डिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है, इसलिए डायपोल मूवमेंट इसका ज्यादा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन बाकियों में कौन सा फैक्टर काम कर गया? बाकियों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम कर गया। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, ध्यान से उसको, मेरी शब्दों को सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जरूर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है। आई एम नॉट डिनाइंग दिस, ये सभी पूरी पीरियोडिक टेबल में यही वाला फैक्टर काम करेगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? कि यहां पर वजह यह हो सकती है कि इन दोनों के अंदर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, और एक्चुअल में कार्बन टू क्लोरीन डिस्टेंस एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन ज्यादा होती है। पता है फ्लोरीन बहुत ही छोटा होता है। सो क्योंकि यहां पर फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि डायपोल के बीच का डिस्टेंस काफी कम है एज कंपेयर टू कार्बन टू क्लोरीन। तो यहां पर तो डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, जिसकी वजह से क्लोरीन वाला जो है यहां पर जीत गया। इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर क्लोरीन वाला, कार्बन टू क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो इसी वजह से जीता, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया। जबकि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम करा है, और फाइनली यहां पर उसके बाद ऑर्डर वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। क्लियर होता है सब लोगों को? और मैं फिर से कह देता हूं, शब्दों को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि सर यहां पर एक्सेप्शन क्यों है, मुझे क्लैरिटी हो गई। यहां पर अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखो थ्योरेटिकल चीजें अलग होती है। जैसे कि मुझे अगर ये दिया जाता, मैं एक साइंटिस्ट होता, तो पहले मैं थ्योरेटिकली सोचता, मैंने थ्योरेटिकली सोचा, थ्योरेटिकली तो मुझे समझ में आया कि ये ऑर्डर होना चाहिए, समझ में आता है। फिर हम गए, थ्योरेटिकली तो काम नहीं चलता ना, एक्चुअल में तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो मालूम पड़ा कि नहीं, कार्बन टू क्लोरीन जो डायपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन। तो हमें तो वही काउंट करना पड़ेगा, कि उसका मतलब हमें थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि यहां पर एक्सेप्शन है। फिर एक्सेप्शन के लिए सोचना भी पड़ेगा, और आप खुद से दिमाग लगा के सोचिए, जब आप एक्सेप्शन के लिए सोचने जाएंगे तो फैक्टर तो डायपोल मूवमेंट में दो ही हैं, एक तो है चार्ज और दूसरा है डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? खुद से एज अ साइंटिस्ट सोचिए। तो फाइनली एक्सप्लेन करने का तरीका तो सिर्फ इतना ही है कि यहां पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि कार्बन टू क्लोरीन डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहां डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया, जो कि करना नहीं चाहिए था। समझ में आता है? तो हमारे पास और कोई चारा है नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए ज्यादातर बुक्स इसका आंसर लिखती ही नहीं है। समझ में आ गया? और मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए कि डोमिनेटिंग फैक्टर का बहुत फर्क पड़ता है। सबको समझ में आ गया? ऐसा पीरियोडिक टेबल में भी हुआ है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस चार्ज, ये डोमिनेटिंग फैक्टर कभी कभार कोई यहां पर फैक्टर काम कर जाता है, कभी कोई फैक्टर काम कर जाता है। उसके हिसाब से ही हम चीजों को मैनेज करते हैं एक्सपेरिमेंट की वजह से। एक्सपेरिमेंटली डेटा अगर कुछ और आ रहा है तो हम लोग थ्योरी में चेंज करते हैं।
समझ में आ गया? तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एक्सपेरिमेंट हमें ये कहते हैं कि कार्बन टू क्लोरीन यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है, तो उसको समझाने का तरीका सिर्फ एक ही, आप खुद से सोचिए। तो फाइनली मतलब ये निकलता है कि यहां से यहां जाने पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम करेगा। क्लियर होता है? तो मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया, यहां से यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन बाकी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ये मैं लिख देता हूं। आया सबको समझ में? और मैंने क्यों इतना वक्त लगाया, क्योंकि यही सवाल कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बच्चा इसको ध्यान से देखे, भले ही वक्त लग जाए, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कम से कम उसको तो हम ध्यान से समझें, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। और बहुत सारे बच्चों को डाइपोल मूवमेंट का पता ही नहीं होता है। सबको समझ में आ गया? तो आई थिंक इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। यहां पर CX बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअल में जो नेचर था वो यहां पर मैं फिनिश हो गया। मैं एक बार दोबारा से समराइज करा देता हूं फटाफट से। ध्यान से सब लोगों को देखना कि आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। समरी को बहुत ध्यान से समझिएगा। बस ये लास्ट अगर 2 मिनट आपने देख लिया तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था। ध्यान से इसको देखिएगा, समराइज कर रहा हूं लेक्चर को, ठीक है? सो चलिए, यहां पर फाइनली हम लोगों को पढ़ना था CX बॉन्ड के नेचर को। अब CX बॉन्ड के नेचर में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हेलोजन कम होती है। तो यहां पर होता कुछ यूं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये पावर इसकी ज्यादा है तो यहां पर पोल जनरेट हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर हम लोग बात यही कर रहे थे कि पोल एक्चुअली जनरेट जब हो रहे हैं तो उसका नेचर कैसा है। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CI की होगी, फिर CBr, फिर CCl और फिर CF। बॉन्ड लेंथ हमें मालूम पड़ेगी CI की सबसे ज्यादा, उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। सबको समझ में आता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर वही है, ध्यान से इसको चेक करिए। इसका जस्ट अपोजिट। सबसे कम किसकी होगी? कार्बन आयोडीन। सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन टू फ्लोरीन। अब आता है डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर पे, तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। क्लियर होता है? इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। तो यहां पर शुरू में होना कुछ यूं चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए था सभी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बाकी ग्रुप्स में होता भी है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो फ्लोरीन वाला जो है उसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद क्लोरीन वाले का, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर आयोडीन वाले का। क्लियर होता है सब लोगों को? ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि कार्बन टू क्लोरीन वाला है उसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन टू फ्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन और फिर कार्बन टू आयोडीन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? साइंटिफिकली खुद से सोचो कि हो सकता है कि यहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर गया हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आया सबको समझ में? और वहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर काम नहीं करा, वहां पर कौन सा फैक्टर काम करा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर काम कर गया एज कंपेयर टू डिस्टेंस। तो यहां पर ऑर्डर इस तरह से बना। एक लास्ट मजे की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और यही बात बढ़िया होती है जब आप एंड तक वीडियो देखते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, बस हाँ ये तो लेक्चर खत्म हो रहा है, समरी में आती है, वो बंद करके चले जाते हैं। अब मजे की बात तो अब बताने वाला हूं। देखिए यहां पर जो ऑर्डर है ना, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए HCl HBr, HF HCl HBr और HI के बीच, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं आपसे कोई पूछूं कि डाइपोल मूवमेंट तो यहां भी होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है? हाइड्रोजन फ्लोरीन। ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन, और हमें पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डाइपोल तो यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस का कोई फैक्टर काम नहीं करता है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर काम करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, और यहां पर ऑर्डर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट HF का होता है, फिर HCl का होता है, फिर HBr का होता है। यही ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर है। नाउ लुक एट इट, यहां तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आता है? यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन यहां पैदा हो गया है, और यहां पैदा हो गया तो उसको समझाना पड़ेगा, और मैंने आपको समझा दी कि क्यों होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से लिख लोगे अपनी कॉपी के अंदर। HF का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, HCl का उसके बाद, फिर HBr और HI, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कार्बन टू क्लोरीन जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन और बाकी हेलोजन से। सबको समझ में आ गया? तो ये 2 मजेदार सवाल हमने आज किए हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को भी पढ़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया?
सो फाइनली गाइज यहां पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड की तरफ अगली वीडियो में चलेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत करिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगा डिटेल में समझाऊं, ताकि आप लोगों को 11th की कमी महसूस ही ना हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है यहां पर कि 11th में हमने क्या पढ़ा। सो डोंट वरी अबाउट इट, प्रेजेंट में ध्यान दो। अगर हम लोग पीछे जाके पढ़ने लगे तो 12th का सिलेबस निकल जाएगा हाथ से। तो अच्छा ये है कि हम लोग जब चैप्टर में चल रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ चीजें करवाता चलूं। क्लियर है सब लोगों को? सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमें समझ में आ गया। चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लोग नए हैं उनको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर मैं सॉलिड स्टेट खत्म करा चुका हूं। वीडियोस आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी, पूरी वीडियोस। सॉलिड स्टेट के अलावा सॉल्यूशन भी पूरा खत्म करा चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरी खत्म करवा चुका हूं, और यहां पर केमिकल काइनेटिक्स भी पूरी खत्म करा चुका हूं। और अनअकैडमी पे पी ब्लॉक पूरा फिनिश हो चुका है। आप ईमानदारी से 5 चैप्टर फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इनकी सबकी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा कंसेक्यूटिवली 6ठा चैप्टर चल रहा है, समझ में आता है सब लोगों को? सो प्लीज इनको शेयर करें और आप भी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें। अगली वीडियो मिलते हैं प्रिपरेशन मेथड के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।